राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, oogenesis की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में अपन ने पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसका मैच्योरेशन कैसे होता है, और जो स्पर्म होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद oogenesis में अपन ने पढ़ा कि oogenesis जो प्रोसेस होती है उसमें किस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवम होता है उस ओवम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, इन दोनों का आपस में मिलन जो है वो कैसे होता है, ये दोनों आपस में किस तरीके से फ्यूज होते हैं, और इन दोनों जो है दोनों का आपस में फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों सेल जो होती है ये आपस में मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करती है, और ये जो सेल होती है इस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज फर्टिलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, स्पर्म और जो ओवम है इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है। किस तरीके से होता है, तो देखिए ये होता है स्पर्म और ये होता है ओवम। ठीक है, जो स्पर्म होता है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। ठीक है, 23 का मतलब हो गया हिप्लॉइड। और जो ओवम होता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23, और ये भी क्या है, हिप्लॉइड है। अब 23 जो होती है इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो है ऑटोसोमल होते हैं। तो देखिए मेल जो होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इसी तरीके से ओवम जो होते हैं, ओवम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि ओवम जो होता है उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों सेल जो होती हैं, दोनों की दोनों हिप्लॉइड सेल जो होती है ये आपस में मिलके और क्या करती हैं, एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करती है। वो जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल होती है उस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट। ठीक है, और ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवम और स्पर्म जो होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये दोनों की दोनों जो सेल होती है वो किस तरीके से एक दूसरे से मिलती है, किस तरीके से एक दूसरे से फ्यूज होती है, और फ्यूज होने के बाद में किस तरीके से इसमें एक जाइगोट सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो होती किस तरीके से है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, यूट्रस होता है, और यूट्रस का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको फंडस बोलते हैं, ये बॉडी होती है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये सर्विक्स होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो होता है ये वजाइना होता है, और इधर ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए इस दौरान मेल और जो फीमेल होती है उनमें इंटरकोर्स के दौरान 2 से 3 ml जो सीमन होता है उस सीमन को जो है डायरेक्ट मदर की वेजाइना के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो सीमन होता है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो क्या क्या कंटेंट होते हैं इसमें, सबसे पहले होता है स्पर्म। ठीक है, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है,
दूसरा होता है वाटर, और वाटर जो होता है वो क्या करता है, सीमेन को एक मीडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है, तो फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और सिट्रेट प्रोटीन होती है, सिट्रेट प्रोटीन। ये क्या करती है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी होती है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सीमन होती है, इसकी जो पीएच होती है वो एल्केलाइन होती है। कितनी होती है, ये लगभग 7.5 से 7.2 से 7.4 होती है, ठीक है। और ये स्लाइटली एल्केलाइन जो पीएच होती है, ये क्या करती है, वेजाइना की जो हाईली एसिडिक पीएच होती है, वेजाइना की पीएच क्या होती है, हाईली एसिडिक होती है। कितनी होती है वो, 3.5 से 4 होती है। देखिए ये इसकी स्लाइटली एल्केलाइन पीएच जो होती है, ये क्या करती है, वेजाइना की जो हाईली एसिडिक पीएच होती है उसको क्या कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो उस वेजाइना की पीएच जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, ये क्या करती है, थोड़ी सी उसकी पीएच को, हाईली एसिडिक पीएच जो होती है उसको स्लाइटली ये क्या कर देती है, कम कर देती है, ताकि जो स्पर्म होते हैं वो इजी तरीके से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म जैसे ही इस सर्विक्स को क्रॉस करके और इस यूट्रस में जैसे ही ये एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद इन स्पर्म की फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेज आते हैं। तो क्या क्या चेंजेज आते हैं स्पर्म की फिजियोलॉजी में, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन स्पर्म। फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म की फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो सबसे पहले होता है स्पर्म कैपिटेशन। स्पर्म कैपिटेशन। सेकंड जो चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल भी कहा जाता है, एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल, ठीक है। और थर्ड जो होता है इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा रिएक्शन। जोना पेलुसिडा रिएक्शन, या इसको हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्पर्म कैपिटेशन। अब स्पर्म कैपिटेशन क्या होता है, देखिए स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म, और कैपिटेशन का मतलब होता है कैपेसिटी। मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्पर्म जो होता है वो सर्विक्स को क्रॉस करके जैसे ही वो यूट्रस में एंटर होता है, एंटर होने के बाद उस स्पर्म की फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आता है, ठीक है। स्पर्म जो होता है उसके अंदर उस कैपेसिटी का आना जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो हाइपर मोटाइल हो जाता है। स्पर्म की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, और स्पर्म जो होता है वो तेजी से ओवम के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जो स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो ये जो स्पर्म होता है इस तरीके से, तो ये देखिए ये स्पर्म होता है। स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन होता है उसके आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। और ये जो एक्रोसोम होता है इसके हेड वाला जो पोर्शन होता है या जो एक्रोसोम वाला जो पोर्शन होता है इस पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं ये केमिकल्स, तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल,
ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैंने बात की कि जैसे स्पर्म जो होता है वो सर्विक्स को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद में उस स्पर्म की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस आता है, तो स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन होता है उससे हाइड्रोजन जो आयन होता है उसका इफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और जो कैल्शियम आयन होता है उस कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्शन होता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना और इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है एंटर होना। अब ये जैसे ही ये कैल्शियम आयन जो होता है वो स्पर्म की हेड में एंटर होता है, एंटर होने के बाद क्या होता है, स्पर्म के हेड की जो मसल्स होती है उस मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्पर्म के हेड जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करने लग जाता है। अब जैसे ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट के दौरान क्या होता है, इसी के हेड पे प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं ये सारे के सारे केमिकल्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये केमिकल्स जो है ये हट जाएंगे, हटने के बाद अब ये जो स्पर्म होता है इसके हेड पे जो भार था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे ये भार खत्म होता है तो अब इस स्पर्म की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और स्पीड फास्ट होने की वजह से स्पर्म जो होता है वो कैपेबल होता है ओवम के पास पहुंचने के लिए, बहुत तेजी से वो ओवम के पास पहुंच पाता है। तो स्पर्म की इसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को क्या कहा जाता है, स्पर्म कैपिटेशन। स्पर्म कैपिटेशन का मतलब होता है स्पर्म के अंदर उस कैपेसिटी का आ जाना जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाता है, हाइपर मोटाइल हो जाता है और बहुत तेजी से उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है और बहुत तेजी से वो क्या है, ओवम के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन का इफ्लेक्शन होना और इस कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके हेड की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मसल्स जो होती है इसमें क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने की वजह से ये जो एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं जो इसके हेड वाले पोर्शन पे थे ये क्या होते हैं, सारे के सारे हट जाते हैं। जैसे ये हटते हैं तो ये स्पर्म जो होता है वो अपने आप को थोड़ा हल्का फील करता है और इसकी स्पीड जो होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने इसमें देखी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्म कैपिटेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि स्पर्म कैपिटेशन क्या होता है। तो देखिए स्पर्म कैपिटेशन इज ये physiologically changes in which the inflection of calcium ion and efflection of hydrogen ion, by which removal of cholesterol, glycoprotein, plasma protein occur is known as sperm capitation, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम देखते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो सेकंड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही स्पर्म जो होते हैं वो सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब की विलाई को क्रॉस करते हुए जैसे ही वो ओवम के पास पहुंचते हैं तो देखिए ये ओवम होता है। ओवम की स्ट्रक्चर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि ओवम की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो जो लेयर होती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, कोरोना रेडियंटा। कोरोना रेडियंटा, ठीक है। और कोरोना का मतलब मैंने आपको बताया कि कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन, और क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है वो किस तरीके से होता है, ताज लाइक होता है, ठीक है, ताज लाइक अपीयरेंस होता है। रेडियंटा जो होता है, रेडियंटा का मतलब होता है रेडियंट होना। तो इसमें ये जो सेल्स होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा सेल्स होती है और ये सेल्स जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल से रेडियंट होके आती है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल से रेडियंट होके आती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियंटा, ठीक है।
तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ओवम की, इसको क्या बोला जाता है? कोरोना रेडियंटा। ठीक है, और बीच, ये जो कोरोना सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बीच वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? जोना पेलुसिडा होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही ये स्पर्म जो होते हैं इस कोरोना रेडियंटा तक पहुंचते हैं, तो लगभग 300 से 600 ऐसे कैपेबल स्पर्म होते हैं जो इस ओवम तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से केवल एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो इसके अंदर एंटर होगा। तो जो स्पर्म होगा वो क्या होगा? कैपेबल स्पर्म होगा। तो उस स्पर्म में क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। किस तरीके से होती है एक्रोसोमल रिएक्शन? कि देखिए, ये जो स्पर्म होता है ये जैसे इस कोरोना रेडियंटा को टच करता है, यानी कि स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा कि स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन था उसके आगे की तरफ ये कैप लाइक स्ट्रक्चर थी, और जिसको अपन ने क्या कहा था? एक्रोसोमल। ठीक है, और ये जो है दो तरह की मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। और इस मेल प्रोन्यूक्लियस और ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में कुछ स्पेसिफिक टाइप के हाईली एसिडिक एंजाइम पाए जाते थे। कौन कौन से एंजाइम होते थे वो? हाई यूरिडिनेज एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम, प्रो एक्रोसिन एंजाइम। अब देखिए, जैसे ही ये स्पर्म का जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो जैसे इस कोरोना रेडियंटा को टच करती है, टच करने के बाद में ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी हाइपर एक्टिव हो जाती है, और ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। जैसे ही ये फ्यूज होती है तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो भी क्या हो जाता है? हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, और रिलीज होकर के वो क्या करता है? इस कोरोना जो रेडियंटा होता है उसको डिजोल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है एक्रोसोम के द्वारा, इसको बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन या एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगी एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, अब तीसरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा रिएक्शन। ठीक है, तो तीसरी क्या है आपकी? जोना पेलुसिडा रिएक्शन। थर्ड होती है, इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो देखिए जोना पेलुसिडा रिएक्शन में क्या होता है? तो अपन ने वही बात की कि ये होती है ओवम होता है। ओवम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? कोरोना रेडियंटा। और जो कोरोना रेडियंटा होती है ये क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब दूसरी जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर की तरफ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उस इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ का जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। पेरी का मतलब चारों तरफ, किसके तरफ? वाइटल मेम्ब्रेन की तरफ, वाइटल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेरे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो स्पेस होता है यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ऐसे स्पेसिफिक टाइप के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रेनुल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कोर्टिकल ग्रेनुल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक फीमेल प्रो न्यूक्लियस होता है, फीमेल प्रो
न्यूक्लियस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, और ये जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के बाइंडर पाए जाते हैं और ये जो बाइंडर होते हैं इनको बोला जाता है ZP3। ZP3 का मतलब जोना पेलुसिडा 3 स्पम बाइंडर, स्पम बाइंडर। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पम को एंट्री दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है ओवम की। अब जोना पेलुसिडा रिएक्शन में क्या होता है, अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि स्पर्म कैपिटेशन, उसमें क्या होता है कि स्पर्म के अंदर वो कैपेसिटी आती है जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो कहाँ तक पहुंच पाता है, इस ओवम तक पहुंच पाता है। जैसे ही ओवम तक पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जैसे ही स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट होता है वो उस इस ओवम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएंटा, जैसे ही वो उसको टच करता है तो टच करने के बाद में उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो बाहर आता है और वो क्या करता है, उस कोरोना रेडिएंटा को डिजोल्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जोना पेलुसिडा रिएक्शन होती है। इसमें क्या करता है कि जैसे ही इसको डिजोल्व करता है, डिजोल्व करने के बाद अब ये जो स्पर्म होता है वो इस ZP3 स्पर्म बाइंडर जो होता है उसके थ्रू वो क्या होता है, इस ओवम के अंदर एंटर हो जाता है। अब जैसे ही ये इसमें एंटर होता है, एंटर होने के बाद ये कहाँ पे आता है, पेरीवाइटलाइन स्पेस में आता है। पेरीवाइटलाइन स्पेस से फिर ये इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर ये एंटर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल इसका हेड और नेक वाला जो पोर्शन होता है वो ही इसमें एंटर होता है। इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में ही रह जाता है। केवल इसका हेड और नेक वाला पोर्शन ही इसके अंदर एंटर होता है। अब जैसे ये इसमें एंटर होता है तो यहाँ पे जो कोर्टिकल ग्रेनुल्स होती है, ये कोर्टिकल ग्रेनुल्स क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है और ये सारी की सारी ग्रेनुल्स जो होती है वो यहाँ इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे आ जाती है, ये जो ZP3 बाइंडर होते हैं यहाँ पे आके ये जमा हो जाती है। ठीक है, और इसको क्या कर देती है, जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है इसको हार्ड बना देती है। इसको हार्ड जब जैसे ही ये हार्ड बन जाती है तो जो अदर स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म की एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में अब ये जोना पेलुसिडा जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। जैसे ही वो हार्ड होती है तो अदर जो स्पर्म होते हैं उसकी एंट्री क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसकी अपन ने पढ़ा था कि स्पर्म का जो नेक वाला पोर्शन होता है उस नेक वाले पोर्शन में जो है वो क्या पाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था oogenesis प्रोसेस में, oogenesis प्रोसेस में अपन ने देखा कि जो ओवम जो होता है उसकी माइटोसिस जो सेकेंड डिवीजन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि वो सेकेंडरी जो oocyte होता है वो प्रोफेज सेकेंड को तो क्रॉस कर पाता है लेकिन मेटाफेज सेकेंड में जाके वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब उसके पास सेंट्रियोल्स खत्म हो जाते हैं तो वहां पे वो किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्पर्म के नेक वाला जो रीजन होता है वहां पे सेंट्रियोल्स है और वो क्या करता है, इन सेंट्रियोल्स को काम में लेके और अपना मियोसिस जो सेकेंड डिवीजन होता है उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म के अंदर जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स को ये जो सेकेंडरी oocyte होता है वो इसको काम में लेता है और इससे अपना जो मियोसिस सेकेंड डिवीजन था उस डिवीजन को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, और कंप्लीट करके क्या बनाता है, तो यहाँ पे जो स्पर्म जो होता है अपन ने देखा कि स्पर्म का सेंटर हेड का जो सेंटर पोर्शन होता है वहां पे एक मेल प्रो न्यूक्लियस शायद जो कितना है 23 है, तो इसका मेल प्रो न्यूक्लियस और इस ओवम के अंदर भी फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस ये दोनों के दोनों जो है आपस में फ्यूज होते हैं और ये दोनों के दोनों जो हिप्लोइड न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में फ्यूज होकर के एक डिप्लोइड सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनाती हैं और उस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इससे क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो जैसे ही मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है तो एक तो क्या बनता है, इनसे जाइगोट बनता है और दूसरा क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है।
अब ये सेकंड पोलर बॉडी जो होती है वो जो ये पहले से फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है इसके पास आ जाती है। अब इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन तो है नहीं, ये केवल सेल डिवीजन में हेल्प करती है, थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है जैसे ही डिवीजन खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की दोनों मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होती है वो दोनों की दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज होती है, और मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है इन दोनों का आपस में फ्यूज होकर के और एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक्चुअल में आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है तो अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मिलना, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो स्पर्म ओवम का नहीं, स्पर्म के अंदर प्रेजेंट मेल प्रोन्यूक्लियस और ओवम के अंदर प्रेजेंट फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं और इनके द्वारा एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये समझ में आएगा फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो अपन ने देखा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस और ओवम का प्रोन्यूक्लियस जो होती है ये दोनों के दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये किस तरीके से होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के अंदर इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान सीमन को कहाँ, वेजाइना के अंदर डाला जाता है, और ये सीमन जो होता है उसके अंदर अपन ने देखा कि 200 से 300 स्पर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाटर होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होती है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सिट्रेट प्रोटीन होती है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जैसे ही ये स्पर्म जो होता है वो सर्विक्स को क्रॉस करके और जैसे ही वो यूट्रस में एंटर होता है, एंटर होने के बाद अब उस स्पर्म की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। तो फर्स्ट अपन ने देखा कि उस स्पर्म के अंदर स्पर्म कैपिटेशन होता है। स्पर्म कैपिटेशन में अपन ने देखा कि स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन था उसके हेड पे कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स पाए जाते थे और ये केमिकल्स क्या करते थे, उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्पर्म के हेड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो तो बाहर आ जाता है और कैल्शियम आयन की इसमें एंट्री हो जाती है। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, उस स्पर्म के हेड की जो मसल्स होती है उनको क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही उसके हेड की मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका हेड क्या करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, और मूवमेंट की वजह से इसके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। वो केमिकल जैसे ही हटते हैं तो उस स्पर्म के अंदर स्पीड जो होती है उसके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो तेजी से कहाँ पहुंच पाता है, इस ओवम के पास। यानी ओवम कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पोर्शन होता है वहां पे होता है। तो ये क्या करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं उस कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, अब वहां पहुंचने के बाद में जैसे ही वो स्पर्म का जो आगे वाला पोर्शन होता है जो कैप लाइक होता है, जिसको क्या कहा गया था, एक्रोसोमल कहा गया था, वो एक्रोसोमल जैसे ही इस ओवम की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है कोरोना रेडियंट, और जैसे ही वो उसको टच करता है, टच करने के बाद में उस एक्रोसोमल की जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। उसके अंदर प्रेजेंट जो हाईली एसिडिक एंजाइम होते हैं, हाई यूरिडेज एंजाइम हो गया, एक्रोसिन एंजाइम हो गया, प्रो एक्रोसिन एंजाइम हो गया, वो क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करके क्रॉस करके बाहर आते हैं। बाहर आके वो क्या करते हैं, उस कोरोना रेडियंटा जो लेयर होती है उसको पूरी की पूरी लेयर को क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे ही वो डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व होने के बाद सेकंड जो लेयर होती है वो होती है जोना पेलुसिडा। अब ये क्या करते हैं, इस जोना पेलुसिडा पर मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइप के स्पर्म बाइंडर होते हैं जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो इसमें अंदर एंटर होता है। अब वो स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, इस ZP3 बाइंडर के थ्रू जो है वो इस जोना पेलुसिडा लेयर को क्रॉस करके और अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही इसमें अंदर एंटर होता है, अंदर एंटर होने के बाद इस पेरीवाइटल स्पेस से फिर वो कहाँ जाता है,
पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि केवल इसका हेड और नेक वाला जो पोर्शन होता है वो ही उसके अंदर एंटर होता है, जो इसका टेल वाला पोर्शन होता है वो इस पेरीवाइटेलाइन स्पेस के अंदर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें जाता है तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की ग्रेनुल्स पाई गई थी, जिनको क्या कहा गया था, कोर्टिकल ग्रेनुल्स। और ये कोर्टिकल ग्रेनुल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, और ये यहाँ से रिलीज होके कहाँ पे आती है, इस ZP3 स्पर्म बाइंडर पे आके जमा हो जाती है, और ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसको क्या बना देती है, हार्ड बना देती है। अब जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो अदर स्पर्म होते हैं उन स्पर्म की एंट्री जो होती है इसमें क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पे जो है अपन ने oogenesis प्रोसेस में देखा था कि जो सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो सेकेंडरी oocyte जो होता है प्रोफेज फर्स्ट सेकंड को क्रॉस करके मेटाफेज सेकंड में जैसे ही वो जाता है तो उसके सेंट्रियोल्स खत्म हो जाते हैं और वो अपना मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे वो किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्पर्म का जो नेक वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल्स है। ये सेंट्रियोल्स जो होती है वो इसके मियोसिस सेकेंड डिवीजन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सेंट्रियोल्स मिल जाता है, मिलने के बाद में अब ये सेकेंडरी oocyte जो होता है जो वो क्या करता है, अपने मियोसिस सेकेंड डिवीजन को कंप्लीट करता है। जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन इसका कंप्लीट होता है तो उससे एक क्या बनता है, जाइगोट बनता है। किस तरीके से बनता है कि यहाँ का मेल का जो प्रोन्यूक्लियस होता है और फीमेल का जो प्रोन्यूक्लियस होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, दोनों आपस में मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इससे सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनती है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी पोलर बॉडी तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है उसके पास आ जाती है, ये दोनों की दोनों जो होती है अब आपस में खत्म हो जाती है, क्योंकि अब इनका कोई फंक्शन तो है नहीं, और ये दोनों की दोनों प्रोन्यूक्लियस जो होती है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरीके से ओवम और स्पर्म जो होता है उनका आपस में फ्यूजन होता है और इनसे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद में oogenesis, दोनों से अपन ने स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन देखा, उसके बाद में अपन ने स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन देखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि फर्टिलाइजेशन के बाद में अब ब्लास्टोसिस जो होता है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास। ओके।